तो शुरू करते हैं आगे की चर्चा। एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, फिर टाइम और डिमांड इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद बस नेगोशिएशन डिसऑनर खत्म। लेकिन आज नहीं होगा, टाइम है, बड़ा टॉपिक है थोड़ा डिसऑनर वगैरह। सो देखते हैं। तो फिर अगली क्लास सैटरडे को लेंगे अपन, और सैटरडे को फिर खत्म ही कर देंगे, क्योंकि सैटरडे को कैसा है, आपकी टेस्ट कितने बजे तक है? 2 तक है ना? हाँ, 1 तक है। तो फिर ठीक है, 1:30-2 से ले लेंगे क्लास, 1:30 से ही ले लेंगे, और फिर खत्म ही हो जाएगा। 2 घंटे ले लिया तो खत्म हो गया। तो बहुत है। एलएलपी मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजेंगे, और क्या। बट उसमें अपन ज़्यादा लंबी क्लास ले सकते हैं, क्योंकि टॉपिक चेंज होगा ना। ये थोड़ा सा बचा रहेगा, वो कंप्लीट होगा, और दूसरा टॉपिक अलग ही है, वो वैसे भी रिवीजन ही रहेगा। आप एलएलपी उठा के देखोगे ना, पूरा रिवीजन है वो। ऑलरेडी जो पढ़ा हुआ है कंपनी लॉ में और पार्टनरशिप में, वही दिखेगा। चलो खैर, तो सैटरडे को लेंगे फिर अगली क्लास। तो एम्बिगियस यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बोल क्या रहा है वो हमको समझ नहीं रहा। जैसे क्लैरिटी नहीं होती कभी कभी, क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो उसको हम एम्बिगियस बोलते हैं, एम्बिग्यूटी। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ये क्या है, क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है, ये हमको समझ नहीं रहा। क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि उसको ड्राफ्ट ही ऐसा किया गया है कि वो क्लियर नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड है, ऐसा नहीं इंस्ट्रूमेंट वॉइड है, बट वो इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है, ये क्लियर नहीं है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, अगर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कैप्स वाला। कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड रामनगर है, आपको पैसा चाहिए, आप इधर आते हैं, हमने ऑर्डर लिख के दे दिया आपको कि आपको ऑर्डर नहीं दिया, आपको बिल दिया, और इसमें ऑर्डर लिखा हुआ है पे टू, समझो एक्स हुआ। और ये ऑर्डर हमने किसको दिया? तो अपनी दूसरी ब्रांच को, रामदास पेट। अब आपके हैंड में ये क्या है? आप सोचो, अगर आप चाहो तो इसको आप बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑर्डर दिया गया है। या दूसरे एंगल से अगर आप बोलो, आप किसी से समझो बात कर रहे हैं, तो आप उसको क्या बताएंगे कि कैप्स ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो पैसा देंगे। दूसरे एंगल से देखो तो ये एक प्रॉमिसरी नोट भी माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी कैप्स है, ये भी कैप्स है। जब एक कैप्स दूसरे कैप्स को बोल रहा है कि पेमेंट दो, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कैप्स वादा कर रहा है कि आपको पैसा मिलेगा। सो आप इधर जाओ और आपको पैसा मिलेगा, दैट मीन्स इट कैन बी ट्रीटेड आइदर एज ऑर्डर और इट कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रॉमिस। दोनों ट्रीट किया जा सकता है, और इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को हम एक नाम देंगे एम्बिगियस है, बिकॉज इट इज नॉट क्लियर वेदर इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ प्रॉमिसरी नोट। सो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो बिल भी माने जा सकते हैं और नोट भी माने जा सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप उसको, तो वो कहलाते हैं एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। इसमें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है दोनों इंस्ट्रूमेंट सेम प्रकार से ही ऑपरेट होते हैं, तो अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी होल्डर होगा, होल्डर कैन सर्टनली क्लेम द पेमेंट, वो पैसा क्लेम कर ही सकता है। ठीक है, सो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो क्लियर नहीं है वेदर इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ प्रॉमिसरी नोट, इट इज कॉल्ड एज एन एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। सो और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे समझो एक ड्रॉवर है, मिस्टर ए, इसने ऑर्डर दिया माइनर को, एक माइनर है, इसको ऑर्डर दिया और ये इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में दे दिया। इंस्ट्रूमेंट आपके पास पड़ा है, आप समझो मिस्टर एक्स है। सो आप यहाँ पे क्या माइनर के पास जाओगे एक्सेप्टेंस या पेमेंट लेने? नहीं जाओगे। तो आप किसके पास जाओगे? डायरेक्टली ए के पास जाओगे। तो भले ये है बिल ऑफ एक्सचेंज, बट इसको आप प्रॉमिसरी नोट भी ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज मेकर हिमसेल्फ इज लायबल। समझा कि नहीं? सो ऐसे केस जिसमें ये माइनर है या ये फिक्टिशियस पर्सन है, फिक्टिशियस मीन्स नॉन एग्जिस्टेंट, ऐसे कोई व्यक्ति को ऑर्डर दिया, आप मेरे पास आते पेमेंट रिसीव करने, मैं ऑर्डर लिख के देता हूँ किसी एक मोहम्मद हनुमान सिंह डिसूजा को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, एग्जाम्पल है। सो फिक्टिशियस है,
ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो ऐसा कौन रहेगा? मोहम्मद हनुमान सिंह डिसूजा, तो अलग ही हो गया है। सो ऐसे व्यक्ति को आप ढूंढोगे भी, है ही नहीं वो अवेलेबल। अल्टीमेटली आप किसके पास आओगे पैसा लेने? मेरे पास आओगे। तो ये बोला जा सकता है भले मैंने ऑर्डर दिया बट मैं पर्सनली लायबल हूं, तो ये वैसे ही है जैसा एक प्रॉमिसरी नोट होता है। सो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज एम्बिगियस, इसको एम्बिगियस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें या तो फॉल्टी ड्राफ्टिंग हो सकती है, या माइनर पे ड्रॉ किया फिक्टिशियस व्यक्ति पे, या फिर एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच पे ड्रॉ किया, तो आप इसको या तो बिल मान लो या प्रॉमिसरी नोट, कुछ भी चलता है। आप जो चाहो वो मान लो। आपने बिल मान लिया तो फिर आगे उसको बिल ही मान के फिर ऑपरेट करना, ठीक है। आपने नोट मान लिया तो नोट मान लिया जाएगा वो, ठीक है। तो ये एम्बिगियस कहलाता है। एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट विच ओइंग टू फॉल्टी ड्राफ्टिंग कैन बी इंटरप्रेटेड आइदर एज अ प्रॉमिसरी नोट और एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इज कॉल्ड एज एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट को आप कुछ भी ट्रीट कर सकते हैं। आप उसको ट्रीट करना चाहें अगर बिल तो बिल मानो, आप चाहो तो नोट मानना है तो नोट मानो, एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। होल्डर मस्ट डिसाइड वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल यानी एक बार डिसाइड कर लिया नोट है तो नोट मान लो फिर, ठीक है। फिर बिल मान रहे फिर नोट मान रहे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। वेदर टू ट्रीट इट एज बिल और एज अ नोट, आफ्टर ही डिसाइड्स वन वे ही कैन नॉट चेंज हिज माइंड, बट अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम प्रकार से ऑपरेट होते हैं। Following are the instruments which can be treated as ambiguous, where the drawer and drawee are the same person. जैसे कि one branch draws a bill on another branch, तो जहाँ drawer और drawee सेम रहते हैं, वही कैप्स का एग्जांपल। Where the drawee of the bill जिसको ऑर्डर किया is a fictitious person, non-existent. Where the drawee is a person not having a capacity to contract, for example minor या unsound mind, या फिर where terms form are so ambiguous that it is doubtful whether to treat it as bill or a note, तो ये सब ambiguous कहलाते हैं, ठीक है। सो ये एक और पॉइंट दिया हुआ है सेक्शन नंबर 17 जिसमें ambiguous इंस्ट्रूमेंट बताया गया है। अब on the basis of maturity an instrument can be classified as time instrument and demand instrument। ये आपको पता ही है, टाइम इंस्ट्रूमेंट में टाइम लिखा होगा, जैसे कि खूब सारा पढ़ लिया मजाक मजाक में। जैसे कि समझो ए है, ए ने बी को गुड्स दिया, बी ने इसको बिल दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल वॉज ड्रॉन ऑन मिस्टर सी, इसमें लिखा हुआ है पे टू ए आफ्टर 3 months, इसमें टाइम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले ए जाएगा सी के पास, इसको प्रेजेंट करेगा फॉर एक्सेप्टेंस, एक बार प्रेजेंट होगा एक्सेप्टेंस के लिए। फिर 3 महीने का टाइम जब निकल जाएगा फिर से प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ए फिर से बिल लेके जाएगा सी के पास और फिर सी गाना गाएगा, फिर ले आया बिल मजबूर, मजबूर है ना, उसको जाना ही पड़ेगा। ये भी बिल लेके जाएगा, बोलेगा आना ही पड़ा सजना, अरे बस तो जरूरी है वो जाना पड़ेगा उसको मैच्योरिटी के टाइम पे फॉर पेमेंट, ठीक है। तो 2 बार प्रेजेंट होते हैं ये बिल्स। तो जो बिल है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, क्योंकि टाइम इंस्ट्रूमेंट है, अगर टाइम लिखा है तो पहले एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करो, उसके बाद पेमेंट के लिए। अगर डिमांड इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसको एक ही बार प्रेजेंट करना पड़ता है ओनली फॉर पेमेंट। समझो मैंने आपको एक बिल लिख के दे दिया और मैंने बोल दिया कि मिस्टर एक्स के पास जाओ, वो पैसा दे देंगे। यहाँ ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, यू विल हैव टू डिमांड एंड यू विल गेट द पेमेंट। इसमें कोई टाइम नहीं है तो यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं लगता। तो यहाँ पे एक ही बार प्रेजेंट होता है, आप डायरेक्टली जाके पैसा लेके आओगे। जैसे चेक का एग्जांपल आपको पता है, चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही है चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, तो हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए उसमें एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट नहीं करते, हम डायरेक्टली जाके पैसा लेके आते हैं। तो वही चीज है कि अगर डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो वो डायरेक्टली प्रेजेंट होगा। टाइम इंस्ट्रूमेंट
जाएगा। उसके भी रूल्स है जो कानून में लिखे हैं, आपको कोर्स में नहीं है इसलिए अपन ने कवर नहीं किया। तो उसमें भी रूल्स है, छुट्टी का दिन आया तो क्या होगा, पहले से छुट्टी पता थी, बाद में इमीडिएट पता लग गई, ऐसे सब रूल्स हैं उसके। सो आपको कोर्स में नहीं है, अकाउंट्स में जरूर होगा, वहां पे आपने पढ़े होंगे। सो वो लेकिन एक्ट में लिखा हुआ है, वो पूरा कानून में दिया है, तो आपके कोर्स में नहीं है तो अपन ने कवर नहीं किया। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, इसको हम बोलेंगे टाइम इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम लिखा है। 3 मंथ्स हो सकता है, एक डेट हो सकती है, समझो 10 अगस्त एक डेट हो सकती है, या कोई इवेंट हो सकता है आफ्टर डेथ ऑफ एक्स। सो ये क्या है, ये सब टाइम इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। सो उस टाइम के बाद ये मैच्योर होते हैं। और डिमांड इंस्ट्रूमेंट में ऐसे टाइम वगैरह नहीं लिखा होता, उसमें लिखा होगा पे ऑन डिमांड। अब एक दो छोटे छोटे पॉइंट और बता देता हूँ, शायद पूछेंगे नहीं आपको बट बता देता हूँ। कभी कभी इसमें लिखा होगा आफ्टर साइट, और कभी कभी लिखा होगा एट साइट, पे एट साइट। अगर पे एट साइट लिखा है ना तो ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। एट साइट कि ये, जैसे मैंने ऑर्डर दे दिया सी को कि पे एट साइट 5,000 रुपीज टू मिस्टर ए, दैट मीन्स ए जब जाएगा वो दिखाएगा तुरंत पैसा दे दो एट साइट, तो पे एट साइट। जैसे होता है ना शूट एट साइट, ऑर्डर होता है, वैसे पे एट साइट, जैसे साइट है ना देखना, तो देखो और देखते से पैसा दे दो, ठीक है। हाँ, तो वैसे ही है। सो एट साइट है तो इट इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, बट आफ्टर साइट है तो इट इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आफ्टर साइट का क्या मतलब होता है, तो जैसे ये जनरल रूल हो गया कि आपका जो भी डेट है वहां से आप जाओगे। जैसे मान लो इसने बनाया ये 1 जनवरी को, सो 1 जनवरी से 3 महीने हम काउंट कर लेंगे, सीधा सीधा। इसको आसान कर देते, 3 महीने के बदले 10 दिन कर देता हूं मैं, आप रहने दो, चेंज मत करो, 10 दिन। तो यहाँ से ये मैच्योर कब होगा, तो 1 जनवरी से 10 जनवरी, सो 10 दिन, 11, 12, 13, सो 13, वैसे 14 जनवरी होगा क्योंकि ये आफ्टर है। सो ये मैच्योर होगा 14 तारीख को। लेकिन समझो अगर यहीं पे हमने लिखा होता पे आफ्टर 10 डेज आफ्टर साइट, अगर आफ्टर साइट वर्ड यूज किया है, एट साइट नहीं आफ्टर साइट, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। इसमें हम मैच्योरिटी का पीरियड अलग तरह से काउंट करेंगे। अब मैच्योरिटी का पीरियड यहाँ से काउंट नहीं किया जाएगा। मैच्योरिटी का पीरियड कब काउंट किया जाएगा, तो जब इसने प्रेजेंट कराया फॉर एक्सेप्टेंस। समझो इसने 15 तारीख को अगर प्रेजेंट कराया है तो फिर 15 तारीख से हमको ये 10 दिन काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 तारीख से काउंट किया जाएगा। जनरल रूल है जब बनाया है, ड्राफ्ट किया है, वहां से करते हैं। लेकिन आफ्टर साइट अगर वर्ड यूज किया है तो डेज ऑफ मैच्योरिटी चालू होते हैं, आर काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, बिल के केस में कभी कभी प्रोमिसरी नोट में भी ऐसा लिखा होता है आफ्टर साइट, तो उसमें भी एक बार दिखाना पड़ता है कि भाई मेरे पास प्रोमिसरी नोट है, उसके बाद दिन काउंट होते हैं। वहां एक्सेप्टेंस नहीं लगता, तो सिर्फ दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो आफ्टर साइट अलग हो जाता है, एट साइट अलग हो जाता है। तो आफ्टर साइट अगर लिखा है तो इट इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट, और अगर एट साइट लिखा है तो एट साइट इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, ठीक है, सिंपल है। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ना चाहिए, पढ़ने मिल रहा है तो पढ़ लो। फिर आगे बढ़ते हैं, आसान है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से डरते हैं लोग, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक चीजें हैं। सिर्फ वो है देखने को नहीं मिलती हमको चीजें रेगुलर लाइफ में, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। खैर आपको सिर्फ 20% ही है, 100% में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। छोटी छोटी सी चीज से बात बदल जाएगी। क्रॉसिंग रहेगी चेक पे, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, उसके बाद भी नेगोशिएट होता है। ऐसे कुछ कुछ रूल्स है, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
चलो खैर, अपने को क्या, अपने को इतने ही पढ़ना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी टाइम इंस्ट्रूमेंट एंड डिमांड इंस्ट्रूमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। अ बिल और नोट विच इज पेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड और ऑन अ स्पेसिफाइड डे, जैसे 10th अगस्त, आफ्टर साइट इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन दो टाइम इज अनसर्टेन, जैसे डेथ, ये सब टाइम इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल पेबल आफ्टर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ बिल, ऑन 31st May, 30 days आफ्टर साइट, आफ्टर द डेथ ऑफ एक्स, ये सब क्या है, ये सब टाइम इंस्ट्रूमेंट है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में चेक ये हमेशा ही पेबल ऑन डिमांड होगा, एंड बिल और नोटिस पेबल ऑन डिमांड में कोई टाइम नहीं लिखा है, या फिर इट इज एक्सप्रेस्ड एज ऑन डिमांड या एट साइट इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, आफ्टर साइट is a time instrument, at site is a demand instrument, या on presentment, प्रेजेंट करेगा और पैसा दे देना, ठीक है। तो ये सब डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। तो सिंपल है, आप उसके ग्रामेटिकल वेरिएशंस पे ध्यान देंगे तो इजीली समझ जाती हैं चीजें। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, बहुत ही आसान। यहाँ पे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स खत्म होते हैं। आज बहुत स्लो पढ़ रहे अपन है ना, इतना स्विच पढ़े आज अपन ने, अरे ठीक है कोई बात नहीं। फिर नेगोशिएशन पढ़ेंगे। नेगोशिएशन यानी ट्रांसफर, नेगोशिएट करना मीन्स ट्रांसफर करना। सो नेगोशिएशन मैंने ऑलरेडी पूरा बता चुका हूँ, इसीलिए अलग से फिर से समझाने की वैसे आवश्यकता नहीं है। ये नेगोशिएशन है, ए ने सी को ट्रांसफर किया, सी ने डी को किया, डी ने ई को किया। कैसे कैसे नेगोशिएट हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो अभी हमने देखा बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो बाय मियर डिलीवरी, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ठीक है। तो वही चीजें पढ़ लेते हैं, मैंने एक ही डायग्राम में पहले ही कवर कर दिया हूँ, अभी सिर्फ रीड करना बचा है। सो नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएशन का मतलब है द प्रोसेस बाय विच ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। When promissory note, bill of exchange or a check is transferred to any person so as to constitute that person holder, हम आगे वाले को होल्डर बनाना चाहते हैं तो हम मान लेंगे इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हो गया। दो प्रकार से नेगोशिएशन होता है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट का होता है बाय मियर डिलीवरी एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। सो डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट लिखा है, एक्चुअली एंडोर्समेंट पहले होगा फिर डिलीवरी होगी। आप आई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ई भी यूज कर सकते हैं, एंडोर्स में ई भी चलता है और एंडोर्समेंट भी बोलते हैं, आई भी चलता है। Thus the two ways of negotiating a negotiable instrument are delivery and endorsement, delivery and endorsement and delivery, ठीक है। ये bearer instrument by delivery और order instrument by endorsement and delivery, ठीक है। पता है ये सब पढ़ लिया अपन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डिलीवरी। सो जब तक डिलीवर नहीं होगा तब तक के ऑपरेटिव नहीं होता इंस्ट्रूमेंट। मैंने बताया कि मैंने साइन किया, ड्रॉअर में रखा, गचक गया, सो डिलीवर नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको कि एक व्यक्ति है ड्रॉवर, उसने एक बिल लिखा, उसने अपने ड्रॉअर में रखा, ड्रॉवर है तो ड्रॉअर में रखेगा, और फिर गचक गया, सो टेबल पे रखा ऐसा लिखा रहेगा, और उसकी डेथ हो गई। बाद में फिर चपड़ता है इंस्ट्रूमेंट, क्या इंस्ट्रूमेंट वैलिड है? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नॉट डिलीवर्ड। सो डिलीवर होना कंपलसरी है। इवन एंडोर्समेंट किया, मैंने एंडोर्स कर दिया था आपके फेवर में, बट मैंने डिलीवर नहीं किया, अपने पास रखा और मैं गचक गया, सो इट इज नॉट कंप्लीट, एंडोर्समेंट इज नॉट कंप्लीट। कोई भी चीज डिलीवरी से ही कंप्लीट होगी, एंडोर्समेंट हो, मेकिंग हो, हर चीज डिलीवर होना जरूरी है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी, मेकिंग हो, एक्सेप्टेंस हो, एंडोर्समेंट हो, कुछ भी, प्रॉमिसरी नोट, बिल या चेक का, ये कंप्लीट होगा बाय डिलीवरी। डिलीवरी एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव दोनों चलेगा। मैंने एक्चुअली आपको हैंड ओवर कर दिया तो भी डिलीवरी हो गई, या तो मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर दिया कि आपका चेक रखा हुआ है ले जाना, ये भी डिलीवरी है, क्योंकि मैंने बता दिया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी मीन्स गिविंग एक्चुअल पोजीशन, डिलीवरी इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कब होती है? जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू एजेंट, क्लर्क और सर्वेंट ऑन हिज बिहाफ एंड समटाइम्स ही कैन हिमसेल्फ बी द एजेंट, ठीक है। सो ऑलरेडी पढ़े हमने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, हल्दीराम का एग्जांपल याद रखो, केक वाला। सो
बहुत जगह आता है, बताया भी था मैंने, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, बेलमेंट में भी आया, सेल ऑफ गुड्स में भी आया, बहुत जगह आता है ये, ठीक है। इलस्ट्रेशन दिया है, एक्स ड्रू अ चेक फॉर ₹50,000 पेएबल टू वाई एंड डिलीवर्ड इट टू हिम, डिलीवर कर दिया, वाई एंडोर्स द चेक इन फेवर ऑफ जेड बट केप्ट it in his table drawer. Subsequently, Y died, and check was found in by Z in Y's table drawer. In this case, Z does not become a holder of the check as negotiation was not completed by delivery. So deliver नहीं हुआ था, तो ये valid नहीं है, ठीक है, simple. Negotiable by delivery. So सेक्शन 47 और 48 डिलीवरी से नेगोशिएट होगा, एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, वही लिखा है फिर से, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। सब्जेक्ट टू सेक्शन 58 अलग है, आपके कोर्स में नहीं है, फ्रॉड वगैरह किया है, अनलॉफुल मीन से अक्वायर किया है, तो वहां ये रूल नहीं लगता। जैसे मार्केट करके डिलीवर करा लिए, तो वो यहाँ वहां ये रूल नहीं लगेगा। उसके अलावा प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो है पेएबल टू बियरर अगर है, तो ये डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाएगा, एंड अगर प्रॉमिसरी नोट, चेक या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है पेएबल टू ऑर्डर अगर है, तो ये एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से ट्रांसफर होगा। कंडीशनल डिलीवरी, कंडीशनल ड्राइंग नहीं हो सकती, कंडीशनल मेकिंग नहीं हो सकती, क्योंकि डेफिनेशन ही बोलती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होना चाहिए, तो अनकंडीशनली ड्रॉन होना चाहिए। जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे तो इट शुड बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनली प्रॉमिस किया है या अनकंडीशनल ऑर्डर दिया है तो वो वैलिड है, कंडीशनल वैलिड नहीं होता, बट कंडीशनल डिलीवरी हो सकती है। सो इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिलीवर्ड कंडीशनली। अब इसका क्या मतलब है, सिंपली इसका मतलब है, समझो मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, या मैं समझो गुड्स लेके आता हूं, मैं मिस्टर ए हूं, मिस्टर बी से गुड्स खरीद के लेके आया, अब मैं उनको एक प्रॉमिसरी नोट लिख के देता हूं। प्रॉमिसरी नोट में मैंने सिर्फ लिख दिया है कि आई विल पे टू बी, सिर्फ इतना लिख दिया है कि पे टू बी, इतना लिख दिया, इसमें मैंने कंडीशन नहीं लगाया। बट जब मैंने ये डिलीवर किया, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ए बोलता है बी को, कंडीशन बता देता है, वो बोलता है कि मनी विल बी पेड व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब मैं ये गुड्स को बेच दूंगा उसके बाद मैं पैसा दूंगा तुमको। सो ये पूरी तरह से वैलिड नोट है, क्योंकि मेकिंग में कंडीशन लगाया क्या, तो नहीं, मेकिंग में इट इज अनकंडीशनल, यहां कंडीशन नहीं होना चाहिए, तो मेकिंग अनकंडीशनल होना चाहिए, जब वो बना रहे हैं तो मेकिंग अनकंडीशनल होना चाहिए। डिलीवरी में आप कंडीशन लगा सकते हैं, कंडीशनल डिलीवरी वैलिड होती है, तो आप डिलीवर करते वक्त कंडीशन लगाएंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन मेकिंग के टाइम आप कंडीशन नहीं लगा सकते, मेकिंग अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसमें लिख नहीं सकते ऐसे कोई चीज, लेकिन हाँ डिलीवर करते वक्त बोल सकते हैं कि भैया देखो गुड्स बिकेंगे ना तब पैसा दूंगा, तो उसके बाद ही फिर बी पैसा लेने आ सकता है। कंडीशनल डिलीवरी में बी के पास ऑप्शन होता है, ही कैन ट्रीट इट एज डिसऑनर्ड, या फिर वो अगर कंडीशन को वैलिड मानता है तो ये चलता है, इवन कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो सकता है, खैर आपके कोर्स में नहीं है। अब यहाँ पे देखो बी इज अवेयर ऑफ कंडीशन, लेकिन बी ने अगर समझो इसको सी को ट्रांसफर कर दिया और सी इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, इज नॉट अवेयर ऑफ कंडीशन, तो ऐसे केस में सी कैन क्लेम पेमेंट इवन इफ द कंडीशन हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। तो सी को अधिकार है, सी कैन क्लेम पेमेंट विदाउट फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, बट बी कैन नॉट क्लेम पेमेंट जब तक कंडीशन पूरी नहीं होती, क्योंकि डिलीवरी कंडीशनल दी गई थी, तो कंडीशन पूरी होगी उसके बाद ही क्लेम किया जा सकेगा। तो ऐसा है, तो डिलीवरी कंडीशनल हो सकती है, मेकिंग कंडीशनल नहीं हो सकती, इवन एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकता है, इवन
कंडीशनल हो सकता है, लेकिन मेकिंग में कभी कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। आपको कंडीशनल एंडोर्समेंट है ही नहीं, बट हो सकता है। सिर्फ मेकिंग शुड बी अनकंडीशनल। तो देखो, इंस्ट्रूमेंट में भी डिलीवर्ड कंडीशनली, सिर्फ डिलीवर करने के टाइम आप कंडीशन लगा सकते हैं। ऑल्दो कंडीशनल डिलीवरी इज वैलिड, बट कंडीशन अटैचेस एक्सक्लूसिवली टू डिलीवरी एंड नॉट टू मेकिंग और ड्राइंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। When an instrument is delivered conditional or for special purpose, the property in instrument does not pass to the transferee until condition is fulfilled. So उसको अधिकार नहीं मिलेगा जब तक कि कंडीशन पूरी नहीं होती। That means we can claim only when condition has been fulfilled. And the transferee holds such instrument in law as trustee or agent. जब तक condition नहीं पूरी होगी, he is holding it but only as a trustee. ठीक है, तो ये conditional delivery है। So आपको ये बताया नहीं, मैंने एक्स्ट्रा का पॉइंट एक बता दिया कि सी अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो ही कैन क्लेम इवन इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, बट बी कैन नॉट क्लेम। बी को जब कंडीशन पूरी होगी तभी पैसा लेने का अधिकार है, तब तक उसको अधिकार नहीं है, तब तक ही इज होल्डिंग ओनली एज अ ट्रस्टी और एजेंट। पोजीशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज उत्पन्न होंगे? जैसे समझो मेरे पास बिल था, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, चेक का एग्जांपल लेते हैं। समझो चेक है, मैंने उस पर साइन कर दिया, बट मैंने आपको डिलीवर नहीं किया, मेरे पास रखा है, ड्रॉअर में रखा था और मैं गचक गया। अब इसके बाद घर पे थोड़ा जब पता किए, देखे सब चीजें कि शर्मा जी की क्या क्या चीजें, उसमें निकलता है चेक रखा हुआ है। क्या आपका राइट है ये चेक क्लेम करने का? तो आंसर इज नो, आपका राइट नहीं है। मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको नेगोशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे वैसे क्लियरली सेक्शन भी बोलता है, सेक्शन 57। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हुए जिसमें क्लियरली बोला गया कि एजेंट जो रहता है सिर्फ वो नेगोशिएट कर सकता है, बट अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं तो ही इज नॉट डीम्ड एज एजेंट, वो एजेंट नहीं होता, इसलिए ही कैन नॉट नेगोशिएट अ इंस्ट्रूमेंट। हाँ, अगर वो साइन करके नया इंस्ट्रूमेंट देंगे तो वो अलग बात है, बट मेरा इंस्ट्रूमेंट जो रखा हुआ है वो नेगोशिएट नहीं किया जा सकेगा, बिकॉज डिलीवर करने के पहले मेरी डेथ हो चुकी है। ठीक है, और अगर साइन करके नया इंस्ट्रूमेंट देंगे तो दे विल बिकम पर्सनली लायबल। ठीक है, फिर मेरी लायबिलिटी नहीं है, मेरे एसेट्स लायबल नहीं है। सो वही दिया है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की क्या पोजीशन होती है। सो इफ अ पर्सन मेक्स एंडोर्समेंट ऑफ ऑन इंस्ट्रूमेंट बट बिफोर द डिलीवरी endorser dies, the legal representative cannot negotiate the same by mere delivery thereof. So सिर्फ वो डिलीवर करके इसको नहीं दे सकता। फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये वही पॉइंट है 57, ये आसान शब्दों में दिया है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज पर्सन कैन नॉट नेगोशिएट बाय डिलीवरी ओनली अ प्रॉमिसरी नोट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज टू ऑर्डर एंड पेबल टू ऑर्डर एंड एंडोर्स बाय द डिसीज्ड बट नॉट डिलीवर्ड। तो डिलीवर नहीं हुआ तो चालू ही नहीं हुआ, ऑपरेट ही नहीं हुआ, सो इसको डिलीवर करके वैलिड नहीं बना सकते। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट द एजेंट, जैसा कि मैंने बताया वो एजेंट नहीं माना जाता ऑफ द डिसीज, देयरफॉर he cannot complete the instrument if the instrument was executed by deceased but could not be delivered because of his death. So ऐसा है, बस खत्म हो रहा है। प्रेजेंटमेंट ये पढ़ लेंगे और ये बच ही जाएगा, फिर भी डिसऑनर बचेगी। चलो ठीक है, प्रेजेंटमेंट तो देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इतना सारा पढ़ लिया मजाक मजाक में, खत्म ही हो रहा है अब क्या। इसीलिए बोल रहा था रटो मत, सोच लो रटे होते तो अभी तक कहाँ, यानी कुछ समझ ही नहीं होता, अब इतने आगे आ चुके हैं, इतनी सारी चीजें रटना पॉसिबल ही नहीं है, तो समझना इंपॉर्टेंट है। इवन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में समझने की चीजें हैं, रटने की नहीं है चीजें, तो समझ समझ के आगे बढ़ो। तो कॉन्सेप्ट अगर पता है आपको बेसिक कि क्यों ये बना होगा तो फिर सब चीजें आसान हो जाती हैं। अब प्रेजेंटमेंट की बात करते हैं हम। प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, पहले बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज 2 बार प्रेजेंट होता है, बताया था मैंने, कुछ चीजें छोड़ दी है तो बाकी
बाकी केसेस में 2 बार। समझो, ए ने बी को गुड्स दिया, बी ने ए को बिल दिया, बिल ड्रॉ किया गया था शी के ऊपर, अरे बिल दिया, बिल नहीं दिया, बिल दिया। अब यहाँ पे पहले एक बार प्रेजेंट होगा, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, फिर सी जब इसको एक्सेप्ट कर देगा इसके बाद फिर से दूसरी बार प्रेजेंट होगा, और फिर मैंने बताया आपको सी गाना गाएगा, फिर ले आया बिल मजबूर, मजबूर है वो, मजदूर नहीं मजबूर है। ठीक है, सिंपल, बहुत ही आसान, जीवन में पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं। ऐसा बोलने के पहले खूब पढ़ लेना पड़ता है। सो बिल 2 बार प्रेजेंट होता है, फॉर एक्सेप्टेंस एंड फॉर पेमेंट, लेकिन ऑन डिमांड एक ही बार होता है। बाकी जनरल जनरल रूल है बिल 2 बार प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक बार प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑन डिमांड हो गए, चेक हो गया, तो चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, तो वो एक ही बार प्रेजेंट होगा। प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट जो है ना, जनरल रूल है एक ही बार प्रेजेंट होता है। ए ने बी को गुड्स दिया, बी ने ए को नोट दिया, अब जब पेमेंट का टाइम आएगा तो ए जाएगा बी के पास और इसको प्रेजेंट करेगा फॉर पेमेंट, मैच्योरिटी पे प्रेजेंट होगा सिर्फ एक बार पेमेंट के लिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं लगता। आप लेबलिंग करना चाहें तो पूरे नाम भी लिख सकते हैं, ये ड्रॉवर, इसकी शादी है, वर है ना, वर, ड्रॉवर, हाँ ये ड्रॉवी, अरे ठीक है, इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, ये टी, इसको होल्डर भी बोलेंगे, बहुत डरता है, होल्डर, डर नहीं मत डर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेकर, और इसको बोलेंगे मिकी, नहीं टी और होल्डर, कितना सही। ये हो गया जनरल रूल। एक केस में कभी कभी ऐसा लिखा जाता है, प्रॉमिसरी नोट पेएबल आफ्टर साइट, ऐसा लिखा जाता है कभी कभी आफ्टर साइट। अब आफ्टर साइट लिखा है तो यहाँ पे अगेन जैसे बिल में रूल होते हैं वैसे ही लगेगा, जैसे बिल में आफ्टर साइट है तो मैंने बताया दिन काउंट होते हैं जिस दिन हम एक्सेप्टेंस लेते हैं वहां से। अब यहाँ एक्सेप्टेंस तो नहीं लगेगी, बट यहाँ पे अगर प्रॉमिसरी नोट में आफ्टर साइट लिखा है तो ए बी को गुड्स दे रहा है, उससे प्रॉमिसरी नोट ले रहा है, उसमें लिखा है समझो पेएबल 1 मंथ आफ्टर साइट, तो ए क्या करेगा, पहले ये लेके जाएगा और इसको प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, ये देखेगा उसको, उसके बाद फिर ये पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो फिर से प्रेजेंट होगा, तो सेकेंड टाइम ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, यहाँ भी ये मेकर हो गया, ये होल्डर या पी, ठीक है। सो यहाँ पे भी दिन कहाँ से काउंट होंगे, डेज विल बी काउंटेड आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, जैसा
बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है एक्सेप्टेंस से दिन काउंट होंगे। अब यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं लगता है, तो जब वो साइट के लिए प्रेजेंट हुआ वहां से दिन काउंट किए जाएंगे। कैसा है? बहुत ही आसान। हाँ, सी के पास जाना पड़ता है। अगर कर दिया है तो फिर वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो मैंने बताया था दोनों प्रकार से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है बी ने पहले इससे एक्सेप्टेंस ले लिया और फिर हैंड ओवर किया, तो ये एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट नहीं होगा फिर। ठीक है, लेकिन अगर उसने एक्सेप्टेंस नहीं कराया, सिर्फ लिखा इधर और इसको ऑर्डर दिया है कि तुम पे करो, तो मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है, मैं लेके जाऊंगा कि भैया वो ऑर्डर है, ये साइन कर देंगे, हाँ हाँ ठीक है एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फिर मैं फिर से कुछ दिन बाद जाऊंगा पेमेंट रिसीव करने। ठीक है, तो अपन एंडोर्समेंट को यहाँ गायब कर रहे हैं। एंडोर्स होगा तो जो भी होल्डर है ही कैन गो फॉर पेमेंट, तो कोई भी होल्डर एक्सेप्टेंस या पेमेंट के लिए जा सकता है। ठीक है, अपन एंडोर्समेंट इग्नोर कर रहे हैं, वो समझ चुका है आपको, तो उसको बीच में नहीं डाल रहे जबरदस्ती। ठीक है, और चेक एक ही बार प्रेजेंट होता है, तो हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और चेक भी एक बार ही प्रेजेंट करते हैं। कोई तो भी डायलॉग था ऐसा शाहरुख खान का। हाँ ऐसा था कुछ तो भी, कुछ कुछ होता है अंजलि तुम नहीं समझोगे, ऐसा कुछ तो भी था। हाँ, बहुत पुरानी मूवी है। ठीक है, क्या चली थी ये मूवीज एकदम। मैं स्कूल में था उस टाइम, थर्ड में था मैं, तब आई थी मूवी। मैं थर्ड में था, एक दूसरा। ठीक है। हाँ हाँ, मैं गया था देखने। ठीक है, चलो चेक। तो अगेन ए ने बी को गुड्स दिया, बी ने ए को चेक दिया। अब ए क्या करेगा बताओ? गाना नहीं गाएगा, राजा को ऐसा हटाएगा। चेक है ना, चेक दे रहे तो राजा हटाना पड़ेगा, राजा गचक जाएगा नहीं तो। राजा ही गचक गया तो क्या रह गया फिर? बस रानी पे नजर है आपके। भारी है रे बच्चे, मैं बेचारा सीधा साधा टीचर, किसी किसी को बहुत ही मजा आ जाता। ये इसको क्या बोलेंगे हम, बैंक, ड्रॉइंग बैंक। हमारे पास चेक आया तो हम जाएंगे बैंक में, भैया एक्सेप्ट करके दो, ऐसा करते क्या अपन? नहीं, हम डायरेक्ट जाएंगे पेमेंट दो, क्योंकि इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। तो यहाँ एक ही बार प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। सिंपल है, बहुत ही आसान, एकदम हलवा है, खा जाओ, खाने वाला नहीं है। चलो, तो ऐसा है, पढ़ लेते हैं इतना। फिर प्रेजेंटमेंट कैसे होगा, कहाँ जाना पड़ेगा, ये सब देखेंगे। तो हमको जाना पड़ता है जहाँ पे ड्रॉई रहता है, तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो रेसिडेंस, रेसिडेंस नहीं है तो जहाँ वो छपड़ सकता है वहां जाओ। सो हाँ, ऐसे रूल्स हैं, पढ़ेंगे अपन, पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन। अरे बंद हो गया। ठीक है, प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंटमेंट मीन्स showing an instrument to the drawee or acceptor or maker thereof with a view to obtain the payment thereon। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस हो सकता है जो सिर्फ बिल में होगा, फॉर साइट हो सकता है, ये बिल में भी नोट में दोनों में रहता है, और फॉर पेमेंट ये सब जगह रहेगा। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस सिर्फ नेसेसरी होगा ओनली इन केस ऑफ बिल, बाकी जगह नहीं। प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स पेबल ऑन डिमांड वाले या चेक डज नॉट रिक्वायर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट में खुद ही बोल रहा है पे करूंगा, ऑन डिमांड है तो उसमें लिखा ही है डिमांड करो पैसा मिल जाएगा, और चेक है तो इट इज ऑलवेज ऑन डिमांड, इसीलिए इनमें एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट नहीं किया जाता। इफ बिल इज नॉट प्रेजेंटेड, अगर बिल प्रेजेंट नहीं हुआ फॉर एक्सेप्टेंस, नो पार्टी इज लायबल टू द होल्डर हु मेक्स डिफॉल्ट इन प्रेजेंटमेंट, कोई भी पार्टी लायबल नहीं होती। ठीक है, सो अगर होल्डर ने टाइम पे प्रेजेंट नहीं किया, जैसे समझो ये होल्डर था, इसने प्रेजेंट ही नहीं किया, तो ये कोई भी पार्टी अब लायबल नहीं है टू सच पर्सन हु इज मेकिंग अ डिफॉल्ट। ठीक है, सो कोई भी लायबल नहीं होती। तो वही दिया है,
तो इसलिए टाइम पे प्रेजेंट होना बहुत अनिवार्य होता है। If time and place are specified for presentment for acceptance, then it must be presented at such time and place. Simple एकदम general rule. If no time and place is specified for presentment, bill may be presented to the drawee thereof for acceptance by any person entitled to demand acceptance. Any person. So any person, by person entitled to demand का मतलब कौन है? Any holder. कोई भी होल्डर हो सकता है within a reasonable time after it is drawn and in business hours on a business day, क्योंकि बिजनेस के काम है तो बिजनेस आवर्स पे होते हैं प्रेजेंट, संडे वगैरह को नहीं जाते अपन, ठीक है। If drawing cannot after a reasonable search be found, अगर ड्राइंग हमको छपड़ ही नहीं रहा, सो कभी कभी ऐसा होता है उसने बोला था एक पर्टिकुलर जगह पे कि यहाँ पे हम मिलेंगे, यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, लेकिन वो है ही नहीं वहां पे, वो नहीं मिलता, तो बिल को हम सीधा डिसऑनर्ड मान सकते हैं। If a bill is directed to the drawee at a particular place, एक place दी हुई थी, then it must be presented at that place. And if at the due date of presentation, for presentation he cannot after reasonable search be found, then bill is dishonored. तो dishonored by non acceptance, ये दोनों केस में हम dishonored मान लेते हैं। When authorized by agreement or usage, presentment आप पोस्ट से भी कर सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको खुद को जाना है, तो आप इसको पोस्ट के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये हो गया प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, सिंपल से रूल्स हैं। प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट, बिल की बात नहीं कर रहे, बिल में मैंने बता दिया कि दिन एक्सेप्टेंस से चालू होंगे। अगर प्रॉमिसरी नोट में ऐसा लिखा है कि पेबल आफ्टर साइट या पेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, सो फिर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट इज रिक्वायर्ड टू कंफर्म द लायबिलिटी ऑफ मेकर। प्रॉमिसरी नोट पेबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड, ये फिर जरूरी हो जाएगा, टू द मेकर देयर ऑफ फॉर साइट by person entitled to demand payment, यानी holder, within a reasonable time after it is made and in business hours on a business day. If maker cannot be found after reasonable search, तो note को हम dishonored मान सकते हैं। If default in such presentment, तो वही same rule है, default हुआ तो no party is liable thereon to person making default. एंड प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट तो सभी में होगा ही, क्योंकि पेमेंट ही अल्टीमेट है, हमको अल्टीमेटली पैसा लेना है। सो सिंस द पेमेंट इज द अल्टीमेट ऑफ ऑल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो सिंस पेमेंट इज अल्टीमेट ऑफ ऑल द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा गड़बड़ हो गया, सिंस पेमेंट इज द अल्टीमेट ऑफ ऑल द नेगोशिएबल, सही है, presentment for payment is required in case of every negotiable instrument to get the money. That means हर इंस्ट्रूमेंट को पेमेंट के लिए तो प्रेजेंट करना ही पड़ता है। प्रॉमिसरी नोट है, बिल है या चेक है, must be presented for payment to the maker, acceptor or drawee in a bank respectively by or on behalf of holder. In default of such presentment, other parties are not liable to the holder. तो वही है, सेम रूल है, ऊपर भी दिया है। Where authorized by usage, presentment through post किया जा सकता है। Promissory note payable on demand है and is not payable at a specified place, so no presentment is necessary in order to charge the maker thereof. So इसमें सीधा सीधा ऑन डिमांड है, जिसमें हमने कहीं आगे नेगोशिएट ही नहीं किया, तो हम डायरेक्टली जाके पैसा लेके आ सकते हैं, प्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। अब कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये वाला ध्यान रखना। ड्रॉइज टाइम फॉर डिलीब्रेशन, डिलीब्रेशन यानी सोचने का टाइम मिलना चाहिए उसको। जैसे मेरे पास बिल रखा है, मैं जाता हूँ एक्सेप्टेंस कराने एक व्यक्ति के पास, तो बोल सकता है, मैं ये नहीं बोल सकता कि तुरंत एक्सेप्ट करो, उसको राइट है, वो बोल सकता है शर्मा जी थोड़ा रुक जाओ आप 1-2 दिन, मैं सोच के फिर एक्सेप्टेंस दूंगा, ये उसका राइट होता है। सो मैं इंस्ट्रूमेंट छोड़ के नहीं आऊंगा उसके पास, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट है, लेके आऊंगा। फिर वो जब 2-3 दिन बाद अगर वो सोचने का टाइम मांगता है, तो उतने दिन बाद मैं जाऊंगा और एक्सेप्टेंस लेके आऊंगा। अगर वो नहीं करता है एक्सेप्ट, तो बाय नॉन एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। सो इसको टाइम मिलता है, कितना मिलता है इसको टाइम? 48 आवर्स। तो 48 आवर्स एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज। तो मान लेते हैं छुट्टी के दिन वो नहीं सोचता है ना, बिजनेस का काम है ना, बिजनेस का काम नहीं करता है, ठीक है, तो बिजनेस के बारे में नहीं सोचता, एंजॉय कर रहा है, छुट्टी है। अपने जैसा थोड़ी स्टूडेंट थोड़ी है, छुट्टी में और सोच रहे हैं अपन, छुट्टी में और दिमाग में
भी है, गलती वलती चीजें होता है कभी कभी। स्टूडेंट लाइफ बहुत बेकार होती है, अच्छी भी होती है लेकिन प्रेशर भी बहुत होता है, ठीक है। So holder must, if so required by the drawee of a bill of exchange presented to him for acceptance, allow the drawee 48 hours, excluding छुट्टी का दिन, to consider whether he will accept it. So उसको सोचने का टाइम मिलेगा कि भाई तू एक्सेप्ट करना चाहता है क्या, तो सोच ले 2 दिन, 2 दिन में बता दे। आवर्स फॉर प्रेजेंटमेंट, हाँ सोचना पड़ेगा ना, लाइबिलिटी एक्सेप्ट करने की बात हो रही है तो ही विल थिंक ओवर इट, तो उसको टाइम मिलता है। कब प्रेजेंट होना चाहिए, सो बिजनेस आवर्स में, ठीक है। इन केस ऑफ बिल्स एंड प्रॉमिसरी नोट प्रेजेंटमेंट मस्ट बी यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। एंड इन केस ऑफ चेक बैंकर में, बैंकर के पास यानी बैंक में बैंकिंग आवर्स के टाइम, ठीक है। सो बैंकिंग आवर यानी वो यूजुअल आवर्स ऑफ दैट बिजनेस हो गया। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पेएबल आफ्टर डेट और साइट, so promissory note या bill of exchange made payable after at a specified period after sight or after date must be presented for payment at maturity। तो maturity यानी प्लस 3 days का ग्रेस मिलता है। ये आपको यहाँ दिया नहीं है बट आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा। फिर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट की बात है तो हर इंस्टॉलमेंट में उसको 3 दिन का ग्रेस मिलेगा। जैसे एक प्रॉमिसरी नोट है उसमें लिखा था मैं 1000 रुपए करके 3 बार में पेमेंट करूंगा, तो हर इंस्टॉलमेंट में 3 दिन का ग्रेस पीरियड जुड़ेगा। सो प्रॉमिसरी नोट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन द 3rd डे आफ्टर द डेट फिक्स फॉर पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। सो हर इंस्टॉलमेंट में 3 दिन का ग्रेस, एंड नॉन पेमेंट ऑन सच प्रेजेंटमेंट हैज द सेम इफेक्ट as non-payment on maturity. That means same effect means it will be treated as dishonored. अगर एक भी इंस्टॉलमेंट उसने नहीं पे किया टाइम पे तो उसको हम मान लेंगे डिसऑनर हो गया। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेएबल एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर, अगर उसमें लिखा है कि यहीं पे पेमेंट होगा तो फिर वहीं पे जाना पड़ेगा पेमेंट रिसीव करने। तो कई बार उसमें लिखा होता है एट अ स्पेसिफाइड प्लेस and not elsewhere, must in order to charge the party be presented at that place। तो जैसे लिखा हुआ था कि शाम को 5 बजे काली पहाड़ी के पीछे आ जाना, और हाँ पुलिस को खबर, वो सब नहीं लेकिन हाँ बताते हैं ना ऐसा मूवीज में, किडनैप कर लिया शाम को 5 बजे काली पहाड़ी के पीछे, और हाँ अकेले आना, पैसा लाए हो बस बस वैसे ही। तो अगर लिखा है कि 5 बजे काली पहाड़ी के पीछे आ जाना, मैं एक्सेप्टेंस करके दे दूंगा, तो फिर वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा है, और अकेले जाना नहीं, अकेले जरूरत नहीं है, आप लोगों को लेके जा सकते हैं कुछ भी सोचते लोग चलो आगे आप बोलोगे सर आप ही सोच रहे हो हमारे ऊपर चलो ठीक है। सो इंस्ट्रूमेंट अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे पेएबल है एंड नॉट एल्सवेयर, तो वहीं पे जाना पड़ेगा आपको एक्सेप्टेंस कराने। इंस्ट्रूमेंट पेएबल एट स्पेसिफाइड प्लेस, अब ये भी सेम ही है। सो प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज या हाँ चेक में तो रह गई नहीं, ड्रॉन और एक्सेप्टेड पेएबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज द मेकर और ड्रॉअर बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस। सेम ही है, यहाँ सिर्फ इतना बोला है कि एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर, यहाँ सिर्फ बोला है एक स्पेसिफाइड प्लेस है, तो फिर वहां पे आपको जाना पड़ेगा। सेम ही पॉइंट है, सिर्फ 2 अलग अलग सेक्शन में दिया हुआ है। प्रेजेंटमेंट वेयर नो एक्सक्लूसिव प्लेस इज स्पेसिफाइड, ये 2 केस में प्लेस स्पेसिफाइड है लेकिन अगर नहीं बताया तो क्या करेंगे, तो इट शुड बी प्रेजेंटेड एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस पे पहले प्रेजेंट करो क्योंकि बिजनेस का काम है। अगर बिजनेस का प्लेस नहीं है, उसका घर से बिजनेस कर रहा है, दुकान वगैरह कुछ नहीं है, तो यूजुअल रेसिडेंस ऑफ द मेकर, बट पहले बिजनेस। अगर बिजनेस प्लेस है तो आप रेसिडेंस पे नहीं जाओगे, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस या रेसिडेंस नहीं होता, तो ऐसे भी लोग होते हैं कोई बिजनेस नहीं है उसका, रेसिडेंस का भी अपने को पता नहीं है, अपने को नहीं पता है, हो सकता है होगा उसका लेकिन अपने को नहीं पता है। होते हैं ना, जैसे मैं चाय पीने जाता हूँ टपरी पे, वहां एक दोस्त बन गया मेरा, अब मेरे को वही मिलता है, बाकी मेरे को पता नहीं वो कहाँ रहता है क्या है। अब उसने सुट्टा उट्टा नहीं, सिर्फ चाय, ठीक है। सो आपकी आदत हो सकती है, ठीक है तो खैर, तो अब वो व्यक्ति ने अगर मुझे एक बिल दिया था
तो मुझे वो एक्सेप्ट कहाँ करवाना पड़ेगा, तो जहां वो मुझे रेगुलरली मिलता है तो मैं वहां जाऊंगा और वहां उससे एक्सेप्टेंस करवाऊंगा। तो वही दिया है कि वेयर नो नोन प्लेस ऑफ द बिजनेस और रेसिडेंस, अगर हमको नहीं पता तो इफ द मेकर ड्रॉई और एक्सेप्टर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स्ड रेसिडेंस, सो एंड नो प्लेस इज स्पेसिफाइड, कुछ बताया भी नहीं है, तो फिर ऐसे केस में सच प्रेजेंटमेंट में बी मेड टू हिम wherever he can be found, तो जहां वो जनरली चपड़ता है अपने को वहां जाके हम प्रेजेंटमेंट कर सकते हैं, और अगर वो नहीं मिल रहा है तो वी कैन ट्रीट इट एज डिसऑनर्ड। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज द ड्रॉवर, सो चेक अगर ड्रॉ किया गया है तो हमको बराबर टाइम पे प्रेजेंट करना चाहिए, नहीं तो फिर ड्रॉवर जिम्मेदार नहीं होता। सो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 84, चेक मस्ट in order to charge the drawer be presented at a bank upon which it is drawn before the relation of drawer and banker has been altered। इसका वैसे डिटेल में आपका एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, वैसे शायद पूछेंगे नहीं आपको, चलो बता देता हूँ ऐसे ही ऊपर ऊपर, शायद पूछेंगे नहीं बट एक्स्ट्रा का बता देता हूँ। जैसे समझो मैंने यहाँ पे एक व्यक्ति को चेक दिया था, समझो जनवरी है, 15 जनवरी को मैंने उस पर चेक दिया था। अब इस टाइम पे मेरा और बैंक का प्रॉपर रिलेशन था, लेकिन उसने प्रेजेंट नहीं किया। अब आज चालू है समझो 3 मार्च, मार्च की तारीख आ गई और यहाँ पे बैंक डूब गया, बैंक बैंकरप्ट हो गया, बैंक बिकम्स इंसॉल्वेंट। अब बैंक डूब गया, यहाँ पे उसने गलती किया, उसने प्रेजेंट कर देना चाहिए था एक रीजनेबल टाइम में, भले 3 महीने का टाइम होता है उसके पास, बट फिर भी एक रीजनेबल टाइम में उसने प्रेजेंट नहीं किया, तो यहाँ पे ड्रॉवर जो है ना ये डिस्चार्ज हो जाता है। ड्रॉवर इज नॉट लायबल, इज डिस्चार्ज। जल्दी नहीं बची, ड्रॉवर डिस्चार्ज हो जाता है कब, अगर हमने प्रेजेंट नहीं किया विद इन अ रीजनेबल टाइम। नाउ व्हाट इज रीजनेबल टाइम, ये कहीं डिफाइन नहीं किया है, तो वो कोर्ट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कितना रीजनेबल है। जैसे यहाँ मैंने दे दिया कि लगभग 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने तक उसने प्रेजेंट ही नहीं किया। जनरली क्या होता है, चेक मिलता है तो अपन दूसरे तीसरे दिन ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ते में जमा कर देते हैं, 1.5-1.5 2-2 महीने रखे रहेंगे, तो वहां पे फिर हम मान लेंगे कि अगर बैंक डिसऑनर हुआ तब, बैंक इंसॉल्वेंट हुआ तब, तो तब यहाँ पे ड्रॉवर डिस्चार्ज हो जाता है। तो अब पढ़ के देखो, सो चेक को बराबर टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए। अब टाइम पे यानी क्या टाइम ये नहीं लिखा है, कब तक प्रेजेंट होना चाहिए, तो बिफोर द रिलेशन बिटवीन दी ड्रॉवर एंड हिज बैंकर हैज बीन ऑल्टर्ड, क्योंकि एक बार अगर ये रिलेशन चेंज हो गया, बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, तो हमारा रिलेशन चेंज हो जाता है। सो अब हमको यहाँ पे रिकवर करने का राइट मिलता है बैंक से, तो ऐसे केस में हम फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज एनी अदर पर्सन, सो अगर आप किसी भी व्यक्ति पे क्लेम करना चाहते हैं तो उसके पास प्रेजेंट करना पड़ेगा विद इन अ रीजनेबल टाइम। जैसे डिसऑनर हो गया, समझो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट मेरे पास रखा था, मैं वाई के पास जाता हूँ और डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर हो गया तो मैंने अपने पहले वाली पार्टी से क्लेम करने का राइट है, तो कब तक करना चाहिए, विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो अपने पहले वाली पार्टी या जिससे भी हम क्लेम करना चाहते हैं रीजनेबल टाइम में करना चाहिए। अगेन व्हाट इज रीजनेबल टाइम हैज नॉट बीन डिफाइंड, तो ये सब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेंगे। फिर इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड, अगर ऑन डिमांड है तो अगेन क्योंकि उसमें टाइम नहीं होता, जो टाइम इंस्ट्रूमेंट है उसमें तो टाइम है, तो उसमें लिखा है 3 महीने बाद, तो 3 महीना प्लस 3 दिन, बट डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो कब प्रेजेंट करोगे, अगेन विद इन अ रीजनेबल टाइम। व्हाट इज रीजनेबल टाइम विल बी द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फिर एजेंट वगैरह के पास आपको प्रेजेंट करना अलाउड है, तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट में बी मेड, किया जा सकता है टू ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द ड्राइंग मेकर और एक्सेप्टर एज द केस में बी, और वेयर ड्राइंग मेकर और एक्सेप्टर हैज डाइड तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जा सकते हो आप, अगर वो साइन कर देगा तो लायबल रहेगा, और वेयर ही हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट तो उसके असाइनी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है। तो वैसे अगर डिलीवर नहीं किया तो लायबिलिटी नहीं है,
बट मैंने आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे चुका था या चेक दे दिया था और बाद में डेथ हो गई, डिलीवर हो चुका है, तो यू हैव द राइट, फिर मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास आप आ सकते हैं। लेकिन डिलीवरी नहीं किया तो इट इज नॉट इन ऑपरेशन, वो चालू ही नहीं हुआ फिर। ठीक है, तो ऐसा है। एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट, बस इतना पढ़ लेते हैं यहाँ तक, फिर बाद में अगली क्लास में देखेंगे। खत्म ही हो गया है, डिसऑनर बचेगा, तो पढ़ लेना पूरा, नहीं भारी पड़ जाएगा इसीलिए, तो अभी भारी होने लग गया ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, उतना सा छूट गया तो चलेगा एक बार का। जिसको पढ़ना है तो वीडियो दे दूंगा, उससे देख लेना, वीडियो से देख सकते हो आप, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काम आ जाएगा उतना। इसके बाद एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट वाला, डिसऑनर ऑफ चेक, ये वाला। तो मैंने इस बार बोला था इस पे क्वेश्चन आएगा, आया था, क्या कर लिए फिर भी। नहीं पास हुए काफी लोग, ऐसा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, उतना अच्छा नहीं लगा ना रिजल्ट, तो हम लोग को भी बुरा लगा, सब फेल हो गए, तो आपको दोस्ती बदलना चाहिए फिर। तो या फिर आपके दोस्तों को दोस्ती बदलना चाहिए, ये भी हो सकता है। टॉपर है, वही तो मैं बताया ना आपको, टॉपर लोग भी अटकते हैं। हाँ हाँ, तो होते हैं, मैं तो वही बोला, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। तो ईगो आ जाता है, अरे नहीं मैं तो पास हो जाऊंगा, बहुत अच्छा पढ़ता हूँ मैं, एकदम रैंक होल्डर हूँ मैं, तो कोई रैंक होल्डर यहाँ काम नहीं आता है। हाँ सीए में रैंक लाके बताओ तो बात और है, लेकिन वो 11th 12th के रैंक भूल जाओ, वो कोई काम नहीं आते। बड़े बड़े लोगों को डूबते देखा है हम लोगों ने। मेरी खुद की एक फ्रेंड थी, जब हम लोग पढ़ते थे, टॉपर थी, फर्स्ट टॉपर जीएस कॉलेज की, सीए नहीं बनी आज तक, छोड़ दी फिर। वो बात और है, सेटल्ड है फॉरेन में जाके, मस्त शादी वादी कर ली, बट आपके पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है, यानी बॉयज के पास। ठीक है, चलो खैर, तो नहीं, लेकिन इसीलिए गर्ल्स जल्दी सेटल होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ शादी करा देंगे घर वाले, तो बेचारे पढ़ लेते हैं उन लोग, क्योंकि उनको पता है कि फिर मेरे को, यानी वो रीपे करना चाहते हैं एक्चुअली, ये एक जिम्मेदारी होती है, जो शर्मा सर बोलते हैं ना, जिम्मेवारी का एहसास नहीं, वो एहसास होता है उनमें, उनको लगता है यार बाद में शादी हो जाएगी तो अभी अपन अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और घर वालों को कुछ रीपे करते हैं एटलीस्ट, तो कुछ सैलरी वगैरह जॉब वगैरह करके, तो वो एक रहता है जिम्मेदारी, अपने को पता है अपन यही पड़े रहने वाले हैं, तो ठीक है बाद में सेटल हो जाएंगे, तो इसलिए गर्ल्स थोड़ी जल्दी सेटल हो जाती हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, डिले इन प्रेजेंटमेंट को एक्सक्यूज किया जा सकता है अगर डिले इज कॉज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ होल्डर। सो उसमें लिखा था 10 तारीख को पेमेंट रिसीव करने आ जाना, तो 10 तारीख प्लस 3 दिन 13 तारीख को मैंने जाना चाहिए, लेकिन 13 तारीख को लॉकडाउन लग गया। अब डिले इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, एक महीने के लिए लॉकडाउन लग गया, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो यहाँ पे ये डिले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले लेट हुआ है बट उस दिन बंदी थी सब चीजें, तो मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता, तो वही है। एंड नॉट इम्प्यूटेबल टू हिज डिफॉल्ट, इट इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू हिज डिफॉल्ट मिसकंडक्ट और निग्लिजेंस। व्हेन द कॉज ऑफ डिले सीजेस, जब वो डिले खत्म हो गया, कॉज ऑफ डिले जैसे कि लॉकडाउन खुल गया, तो फिर प्रेजेंटमेंट मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, सो ऐसा है। व्हेन प्रेजेंटमेंट इज नॉट नेसेसरी, तो कौन कौन से केस में प्रेजेंटमेंट की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे वी कैन ट्रीट द इंस्ट्रूमेंट एज डिसऑनर्ड। सो ये वाले केसेस में हम डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम मान सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। ठीक है, सो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं एक एक करके हम समझते हैं। सो नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला, डिफॉल्ट कर रहा है, अगर गलती कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, मेकर, ड्रॉई या एक्सेप्टर। If maker, drawee or acceptor intentionally prevents the presentment, मैं बेचारा प्रेजेंट करने जा रहा था, तो ठाकुर बलदेव सिंह है, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट दिए थे कि तुम एक्सेप्टेंस करने चले जाना, अब मैं
जा रहा था एक्सेप्टेंस कराने, जो सेठ है उनके पास, क्या नाम है, दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद के पास में जा रहा था। दुर्गा प्रसाद ने गुंडे भिजा दिया, मेरे को बीच रास्ते में मारा पीटा और मेरे को बोले चल घर चले जा वापस पलट के, यानी जानबूझ के मेरे को प्रेजेंट करने से रोका गया। यहाँ पे मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा और मैं डायरेक्टली चले जाऊंगा कोर्ट, बोलूंगा डिसऑनर हो गया, क्योंकि उन लोग मुझे प्रेजेंट नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस, ऐसा होता नहीं, मूवीज में बताते हैं ऐसा, एक हीरो है बेचारे ने मेहनत की कमाई किया और उसको गुंडे लोगों ने मारे, लूट लिए, पैसे वैसे गए, फिर लड़की के पिताजी बोलते हैं तू क्या कमाता है, तो कैसे रखेगा मेरी बेटी को, तो वो तो एकदम बड़े बड़े आलीशान शौक है उसके, शौक है ना, वैसे शौक नहीं है तो होता है ना, मूवीज में बताया है। खैर वैसे इंटेंशनली प्रिवेंट्स, तो जब मेकर, ड्रॉई या एक्सेप्टर मुझे प्रेजेंट नहीं करने दे रहे जानबूझ के किसी भी रीजन से, इंटेंशनली प्रिवेंट्स प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ आई कैन ट्रीट इट एज डिसऑनर्ड। ठीक है, जैसे गुंडे लगा दिए, मारपीट कर रहे हैं, ऐसा मूवीज में बताते हैं। ठीक है, फिर इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेएबल एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, उसके बिजनेस प्लेस पे प्रेजेंट करना था, हम जब जाते हैं उसके बिजनेस प्लेस पे तो शटर डाउन करके भाग जाता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो यानी वो नहीं करना चाह रहा है एक्सेप्टेंस या पेमेंट, या उसका लड़का आता है घर के बाहर बोलता है पिताजी बोल रहे हैं घर पे नहीं है, so, ऐसे केसेस में हम पे प्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ही क्लोजेस सच बिजनेस ऑन अ बिजनेस डे ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स, तो उसने बंद कर दिया, उसने आते देखा अरे शर्मा जी आ रहे, बट से शटर डाउन और गायब हो गया। सो ऐसे एक्चुअल में करते हैं ऐसा लोग कि अरे वो आते दिख रहा है, वो घर वालों को बोल देंगे नहीं है बता दो करके, ऐसा करते हैं लोग। ठीक है, कभी कभी तो ऐसे होता है फोन पे बात कर रहे हैं फिर बोलते हैं अरे यार मैं घर पे नहीं हूँ, लैंडलाइन पे फोन किया होता है तो ऐसा भी होता है। चलो, और ये सब और है, इनमें कोई भी केस में डिसऑनर मान लेंगे। इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेएबल एट सम अदर स्पेसिफाइड प्लेस, जैसे वही काली पहाड़ी के पीछे आ जाना बोला था, लेकिन नाइदर ही, ना वो आया ना कोई और पर्सन उसके बिहाफ पे आया, अटेंड्स एट सच प्लेस ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स, और instrument not being payable at specified place, he cannot after due search be found, so हमको मिला ही नहीं, ऐसे केसेस में भी हम सीधा डिसऑनर्ड मान सकते हैं। फिर ये हो गया बाय डिफॉल्ट, वो जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहा है कि हम प्रेजेंट ना कर पाए, दुकान बंद कर दे रहा, भाग जा रहा, जहां आना चाहिए वहां आया नहीं, ये सब केसेस, इन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि कब कब इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं करना है और डिसऑनर माना जा सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई भी 4-5 पॉइंट पूछेंगे, एकदम सब चीजें नहीं पूछी जाएगी। फिर एज अगेंस्ट द पार्टी sought to be charged therewith if he has engaged to pay notwithstanding non presentment, तो उसने क्लियरली बोल दिया कि भैया पता है मुझे कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आप ऐसे ही पेमेंट कर लेने आ जाना, प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं पेमेंट कर दूंगा इवन इफ यू डू नॉट प्रेजेंट। ये एक प्रकार का एंडोर्समेंट होता है, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट बोलते हैं, आपके कोर्स में नहीं है बट लिख लो। उसमें मैंने लिख दिया था कि आपको प्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे ही पेमेंट कर दूंगा, तो इस प्रकार से एंडोर्समेंट किए जा सकते हैं। अगर ऐसा किया है तो फिर प्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, फिर as against any party if after maturity with the knowledge that instrument has not been presented, ये मैं बता देता हूँ अलग से, बहुत ही आसान, इंडिविजुअली जब सब चीज पढ़ते हैं ना बहुत आसान है, कलेक्टिवली खतरनाक भारी पड़ जाती है, क्योंकि कोर्स वास्ट है। मैंने बचपन में आपको बताया था इतने इतने से थे आए थे लॉ पढ़ाओ लॉ पढ़ाओ, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं है लेकिन कोर्स बहुत वास्ट है। अब देखो अपन खत्म करने आ गए चीजें और आपको ऐसा नहीं होगा कुछ चीज समझी नहीं है, दिक्कत है कि आपको याद नहीं रहेगी चीजें, तो इसीलिए रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी जितना भी टाइम है रिविजन्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पे ट्राई करो, रीडिंग बढ़ाओ, जितना आप ज्यादा रीडिंग करोगे उतना आपका लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, राइटिंग के पीछे मत जाओ, राइटिंग प्रैक्टिस इज नॉट
रिक्वायर्ड अगर आपकी ग्रामर वगैरह ठीक है तो। और वैसे भी अगर आप रीडिंग करते हैं तो वैसे ही आपके वो वर्ड्स ध्यान में रहेंगे, पूरा वो एक्ट की लैंग्वेज याद रहेगी फिर। तो आपको रीडिंग बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा कर सकते हो। मिनिमम 3 रीडिंग इज रिक्वायर्ड। सो सीए एग्जाम्स क्लियर होना है, अगर श्योरिटी चाहिए तो 3 रीडिंग ज़रूरी होती है। और फिर जितने रिवीजन करोगे उतना आपके रैंक वगैरह लाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। खैर अब रैंक नहीं लगता, इन्हें 300 प्लस जाने के चांस बढ़ जाएंगे। चलो खैर, और अभी इस बार इजी आएगा, पिछला बेकार आया है पेपर। मेरे पेपर अच्छा था बट देखो, या हो सकता है इंस्टीट्यूट कुछ और सोच रहा होगा, ये भी सोच रहा होगा जैसा मैंने बताया, 3 बार एग्जाम दे रहे हैं ना, कम निकालेंगे, सोच सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल से वो एक रीजन है, क्योंकि देखो पहले 2 बार एग्जाम होती थी, अगर हम 20% रिजल्ट लगा देते हैं तो वहाँ पे ठीक है 1000 लोग में से 20 लोग पास होंगे। यहाँ 4 बार एग्जाम होगी, 20% रिजल्ट लगाएंगे तो हर बार 1000 में से यहाँ पे पहले 20 लोग ऐसा करके डबल पासिंग रिजल्ट हो जाएगा, तो बच्चे ज़्यादा आ जाएंगे फिर इंटर में। तो जब एग्जाम 4 बार किया है तो शायद अगला रिजल्ट भी 15% ही लगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, बट शायद तो हो सकता है ये रीजन हो कि उन्होंने जानबूझ के कम रिजल्ट लगाया है और स्ट्रिक्टनेस मेंटेन किया है। लोग सीए एग्जाम को, जो बीच में ऐसा हो गया था एक टाइम के लोगों को लगता था अरे सीपीटी तो कोई भी पास हो जाता, सीपीटी हो गया था एक टाइम, पूरे पेपर गोले मारने के होते थे इंक्लूडिंग लॉ, हर कोई पास हो जाता था, उसमें 40-50% तक के रिजल्ट लग जाते थे। सो इसीलिए ऐसा लेवल थोड़ा कम हो गया था, फिर उन्होंने लेवल मेंटेन करने को नया कोर्स लाया, और अभी देखते हैं क्या होता है। तो चांसेस है शायद अगला भी रिजल्ट 15-20% के अंदर ही लगे, लेकिन फिर भी अपना काम है कि अपन ने ये लेवल रखना चाहिए, 15% लगे या 10 लगे, हमको पास होना है, और वो लेवल आता है, कर सकते हो आप ऐसा। चलो, सो ये वाला पॉइंट समझा देता हूँ। इफ आफ्टर मैच्योरिटी विद द नॉलेज दैट इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड ही पेज द अमाउंट। जैसे ए है, ए ने बी को गुड्स दिया, बी ने ए को एक बिल दिया, बिल के बदले नोट कर लेते हैं इसको। सो एक पार्टी जबरदस्ती क्यों खींचना, सो नोट है। ए ने इसको एक्स को एंडोर्स किया, एक्स ने वाई को एंडोर्स किया, वाई ने जेड को एंडोर्स किया। अब जेड यहाँ प्रेजेंट ही नहीं करता, जेड फेल्स टू प्रेजेंट ऑन ड्यू डेट, उसने प्रेजेंट नहीं किया। आपका जनरल रूल क्या है, अगर प्रेजेंट नहीं किए तो कोई भी पार्टी लायबल नहीं। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट नहीं किए तो सब लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले देखे। यहाँ पे फिर भी जेड अब जाता है वाई के पास, और वाई क्या करता है, वाई पेमेंट कर देता है। उसको पता है, ही इज अवेयर, वाई इज अवेयर दैट जेड हैज नॉट प्रेजेंटेड, फिर भी वो पेमेंट कर देता है, भले पार्ट पेमेंट करे। 10,000 का बिल है, 10,000 का नोट है, उसने 2,000 रुपए पे कर दिया, सो इट विल बी डीम्ड दैट अब वाई पे करने को तैयार है, क्योंकि वो जो ये कार्य कर रहा है वो ये दर्शा रहा है कि ही इज लायबल। सो अगर उसने पेमेंट कर दिया, भले डिफॉल्ट हुआ था तो भी, सो ऐसे केस में ही विल बी लायबल टू पे। ठीक है, समझो उसने 10,000 का नोट था, उसने 2,000 रुपए पे कर दिया, तो बाकी का 8,000 भी अब हम रिकवर कर पाएंगे, जेड कैन रिकवर 8,000, क्योंकि ये जो 2,000 पे कर रहा है ये दर्शा रहा है कि वो तैयार है पैसा देने को। ठीक है, वही लिखा हुआ है वहां पे, अभी पढ़ के देखो, अब समझेगा आपको। तो डायग्राम्स बना लेना चाहिए, काफी चीजें समझ में आती हैं। कुछ लोग बैठे होते हैं चुपचाप, बातें करते रहते हैं, फिर जब मैं डायग्राम बना रहा हूँ हेड डाउन कर लेते हैं, ऐसे भी होते हैं कुछ बच्चे। कोई भी फोन करते हैं, ग्रुप कॉल गलती से लगा होगा। सो एज अगेंस्ट द पार्टी, इफ आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी हो गई और हमको पता भी है दैट इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड, फिर भी ही मेक्स अ पार्ट पेमेंट, और ये किसके लिए बोल रहे हैं, एज अगेंस्ट
एनी पार्टी, ये रूल किसी भी पार्टी को लगेगा। जैसे अपन ने y का एग्जांपल लिए, अगर समझो यहाँ y के पास नहीं जाता, z जाता x के पास और x पे कर देता, तो फिर x से हम पैसा ले सकते थे बाकी का भी। सो ही मेक्स अ पार्ट पेमेंट, उसने कुछ पार्ट दे दिया, 2000 रुपए पे कर दिया, तो हम बाकी भी रिकवर कर पाएंगे। या पे नहीं किया बट ही ओनली प्रॉमिसेस टू पे, उसने वादा कर दिया कि ठीक है तुमने प्रेजेंट नहीं किया बट मैं पे कर दूंगा, तो वहां भी हम रिसीव कर पाएंगे। या फिर ये वेव कर देता है हिज राइट टू टेक एडवांटेज ऑफ एनी डिफॉल्ट, तो बोलता है ठीक है तुम नहीं प्रेजेंट किए फिर भी मैं पे कर दूंगा, तो ही वेव छोड़ दिया उसने ये राइट टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफॉल्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट। सो ये और रिपीट हो गया, ठीक है। सो ऐसा है, सो यहाँ पे वो लायबल रहेगा और बाकी लोग रिकवर, बाकी लोग मीन्स जो डिफॉल्टर है ही कैन रिकवर फ्रॉम सच पर्सन। एज अगेंस्ट द ड्रॉवर, इफ द ड्रॉवर कुड नॉट सफर डैमेज फॉर वांट ऑफ प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल अगर ड्रॉवर माइनर है तो वहां पे भी प्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ड्रॉवर है वो माइनर है तो उसके पास जाके कोई मतलब ही नहीं है, तो ही विल नॉट बी लायबल। ठीक है, बस ये लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं और कंक्लूड करेंगे। Where a bill of exchange accepted payable at a specified bank, अगर एक बैंक में पे करने की बात हुई थी, has been duly presented there for payment and dishonored, if banker so negligently or improperly keeps or deals with or delivers back such bill as to cause loss to the holder, he must compensate the holder for such loss। तो ये बात हो रही है बिल ऑफ एक्सचेंज की, बट ये बात है एक्चुअली चेक की। चेक, तो बिल ऑफ एक्सचेंज चेक एक ही बात है, अगर बैंक के केस में बात करें तो ये चेक की बात हो रही है। तो एक स्पेसिफाइड बैंक के ऊपर पेएबल था वो, एंड वो प्रेजेंट हुआ और डिसऑनर हो गया, बट बैंकर इम्प्रॉपरली या निग्लिजेंटली वो अपने पास रख लेता है या वापस कर देता है इंस्ट्रूमेंट। सो ऐसे केस में अगर लॉस होगा, इफ इट कॉजेस लॉस टू द होल्डर, देन ही मस्ट कॉम्पेंसेट द होल्डर फॉर सच लॉस। इन सिंपल टर्म, अगर बैंक निग्लिजेंटली बिहेव करता है तो बैंक लायबल होता है। सो इसका आपको पूरी बैंकर की लायबिलिटी नहीं है, तो इतना ही ध्यान रखो कि बैंक जब निग्लिजेंटली बिहेव कर, दिए ही है हेडिंग में दिया है, तो लायबिलिटी ऑफ बैंक फॉर निग्लिजेंटली डीलिंग विद द बिल, अगर वो निग्लिजेंट रहता है तो लायबल रहता है, बस इतना ध्यान रखो, क्योंकि आपको लायबिलिटी ऑफ बैंकर नहीं है पूरी, तो इसमें लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर, रिसीविंग बैंकर सब अलग अलग है, आपको डिटेल में है नहीं। फिर कॉम्पेंसेशन के रूल्स हम अगली क्लास में देखेंगे, और डिसऑनर ऑफ चेक छोटा सा टॉपिक है, वैसे बहुत डीप है, आपको पूरा नहीं दिया है, सिर्फ थोड़ा ऊपर ऊपर बताया है, नहीं तो डिसऑनर ऑफ चेक पढ़ने के लिए 3 घंटे लगते हैं, 2 क्लास लगती थी इंटरमीडिएट में, बट आपको आधा भी नहीं है, तो जल्दी हो जाएगा। सो कंक्लूड करते हैं, अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे और एलएलपी के बारे में चर्चा करेंगे, सैटरडे को रहेगी नेक्स्ट क्लास। चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और टेस्ट सीरीज भी अच्छे से दो, जैसा मेन एग्जाम है वो सोच के दो, उससे भी बहुत फायदा होगा। और देना जरूर कि गलतियां जो होने वाली थी मेन एग्जाम में यहाँ पता लग जाती है अपने को, और अगर आपके एक पेपर में 2 भी गलती पता लग गई तो 4 पेपर में आपके 2-2 करके 8 मार्क का फर्क हो जाता है, और ऐसे अगर आप 2 टेस्ट दे देते हैं तो 16 मार्क तक फर्क पड़ता है, 2 सीरीज अगर आप अपेयर करते हैं तो 16